न्यूयॉर्क शहर की एक शाम में खुश आमदीद। न्यूयॉर्क शहर के रास्ते में चलते हुए हमें फॉलो करें। अभी हमें बहुत सी दिलचस्प चीजें करने को मिलेंगी। आप रास्ता नोट करते रहें। हमारा टूर कोलंबस सर्कल के करीब सेंट्रल पार्क के बिल्कुल बाहर से शुरू हुआ है। मशहूर कोलंबस सर्कल के मरकज में 76 फीट के बराबर एक मोनूमेंट मौजूद है। इस मोनूमेंट के बिल्कुल ऊपर कोलंबस का एक मुजस्मा मौजूद है। ये सर्कल एक सकाफती जीरो मेल पॉइंट है, जिसकी मदद से शहर के सारे फासले नापे जाते हैं। वो शख्स जिसने ये मोनूमेंट डिजाइन किया एक इतालवी मुजस्मा साज था, जिसका नाम गिटानो रूसो था। ये सर्कल 1912 में तामीर किया गया, जैसे कि अमेरिकी रबड़ का हेडक्वार्टर है। इसकी तजदीद 1990 और 2000 की दिहाई में की गई थी। सर्कल में अमूमन काफी ज्यादा गर्मी होती है। इस वक्त ये सब लिखते हुए यहाँ का टेम्परेचर 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जबकि जुलाई में औसत दर्जे हरारत 77.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अब तक का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत इस इलाके में 106 फ़ारेनहाइट था और सबसे कम दर -15 फ़ारेनहाइट था। ये सर्कल सेंट्रल पार्क के मरकजी दाखिली दरवाजे पर वाक़ई है। मोनूमेंट दरअसल 1892 में तामीर की गई थी। कोविड से पहले हर साल 16 लाख से ज़ायद सयाह कोलंबस सर्कल आते थे। ये तादाद कोविड के दौरान गिर गई, लेकिन अब ये तेजी से बढ़ रही है। कोलंबस सर्कल के करीब बहुत से पुरकशिश मकामात हैं। इसमें कुछ होटल, दुकानें, एक म्यूजियम, नदियों के किनारे पार्क वगैरह शामिल हैं। ये सब काफी दिलचस्प हैं। चूँकि कोलंबस सर्कल काफी गर्म है, इसलिए आपको साल के ज्यादातर हिस्से में गर्म कपड़े नहीं लाना पड़ते। उन्नीस 1904 में कोलंबस सर्कल से गुजरती हुई बहुत सी ज्यादा तेज रफ्तार कारों की वजह से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने सर्कल के अंदरूनी हिस्से में बरकी स्ट्रीट लाइट्स लगा दी थी, जिन्होंने पूरे कॉलम का अहाता किया हुआ है। इसे एनएफ का ट्रैफिक प्लान का नाम दिया गया। इसे फेडरिक लॉ ऑलमस्टेड के नजरिए की बुनियाद पर डिजाइन किया गया था, जिसे पहले भी 1857 में सेंट्रल पार्क के लिए इस्तेमाल किया जा चुका था। आप तकरीबन इस जगह मौजूद हैं जहां दी लेट नाइट शो विद स्टीफन कॉलबर्ट होस्ट किया जाता है। इसका पहला प्रीमियर 8 सितंबर 2015 को नशर हुआ। इसे एट सिलियन थिएटर में रिकॉर्ड किया गया है। ये शो कोविड में ज्यादातर घर पर ही देखा गया, लेकिन ये एक बार फिर थिएटर में 14 जून से फिल्माया जाने लगा। इस शो की होस्टिंग 1993 से 2015 तक डेविड लेटरमैन ने की। एट सिलियन थिएटर लोगों के लिए 1927 में खोला गया था। 1992 में ये बंद हो गया था और फिर 1993 में ये दोबारा खुल गया। इसे आर्थर हैमरस्टैंड ने 1925 से 1927 के दरमियान तामीर किया था।
इसका असल नाम आर्थर हैमरस्टाइन ही रखा गया था। बाद में इसका नाम मैनहट्टन थिएटर से हटाकर बेली रोजेस म्यूजिक हॉल रखने के बाद फिर दोबारा मैनहट्टन रख दिया गया। 1930 की दिहाई में इसे एक नाइट क्लब बना दिया गया। इसकी इमारत को हर्बर्ट जे रेप ने डिजाइन किया। इस थिएटर को अक्टूबर 1996 में एक हफ्ते तक दी रोजी और डोनाल्ड शो के लिए स्टेज मुहैया किया था। इस थिएटर ने बहुत से मौसीकारों के शोज को होस्ट किया है, जिनमें ये शोज शामिल हैं 15 जुलाई 2002 को डेविड मैथ्यूज बैंड, 25 नवंबर 2002 को ऑडियो स्लेव, पॉल मैककार्टनी 15 जुलाई 2009 को, 21 जून 2004 को फिश और एमएनएम और जे-ज़ेड जून 2010 में। इस थिएटर को न्यू गॉथिक स्टाइल में तामीर किया गया। जल्द ही हम टाइम्स स्क्वायर की 47 स्ट्रीट में पहुंचेंगे। ये मशरिक मगरिब में पहले एवेन्यू और वेस्ट साइड हाईवे के दरमियान चलने वाली गली है। इसका आगाज मार्च 1811 में शुरू हुआ। ये डायमंड डिस्ट्रिक्ट का अहाता करती है। इसकी लंबाई 1.8 मिलीमीटर या 2.9 किलोमीटर है। 47th वी स्ट्रीट इस्माइल लेवा आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन की थी। डायमंड डिस्ट्रिक्ट का आगाज मेडियन लैंड में 1795 में हुआ था। यहाँ हीरे के ताजिरों ने हीरे फरोख्त करने की जगह कायम की। यूं 47वीं स्ट्रीट अहम होती चली गई, क्योंकि जब मालदार बैंक शहर में मुंतकिल हुए, हीरो के कारोबार आगे बढ़ने लगे और 47वीं स्ट्रीट तक पहुंच गए। चूंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पनाह गुज़ीन हीरे के सौदागर न्यूयॉर्क में आ गए थे, तो 47वीं गली अहम बन गई। तो 47वीं गली का हवाला मकबूल सकाफत के तौर पर काफी जगहों पर दिया गया है, जैसा कि डायमंड डिस्ट्रिक्ट का हवाला कार्डी बी के एक गाने आई लाइक इट में दिया गया है। ये 1976 की एक फिल्म मैराथन मैन में भी देखने में आया है। 2019 में तकरीबन डायमंड डिस्ट्रिक्ट में 3500 खुद मुख्तार कारोबार थे। जिले की काबिले जिक्र इल्म मुसावात गौतम बुक मार्ट थी, एक बुक स्टोर जो कि 1920 से 2004 तक चला।
ये स्टोर फ्रांसिस टेलफ ने 1 जनवरी 1920 में खोला था। 47वीं गली को NYC डॉट कंट्रोल करता है, जिसे हम महकमा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी भी कहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डायमंड डिस्ट्रिक्ट ने 20 की दिहाई के बाद से एक मार्केट प्लेस के तौर पर अपने उभरते हुए मकाम को बरकरार रखा है। बहुत सी डील सिर्फ एक रिवायती ताल्लुक और मुसाफिर के जरिए से ही तय पा जाती हैं। जिले की इम्तियाजी खुसूसियत मुनफरिद डायमंड शक्ल में लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स हैं। डायमंड डिस्ट्रिक्ट में एक साथ जुड़ी हुई 3 अहम तिजारती इमारतें हैं, जिनमें शामिल है 585th एवेन्यू एक्सचेंज, DDC डायमंड डीलर्स क्लब और बैनुल-अक़वामी जिम टावर। 47वीं गली के शुमाल में 48वीं गली है और इसके जुनूब में 46वीं गली है। 47वीं गली में ब्रॉडवे थिएटर बहुत मशहूर है। आगे टाइम्स स्क्वायर 42वीं स्ट्रीट है। बयालीसवीं गली में एक अहम क्रॉस टाउन गली है। ये थिएटर्स के लिए काफी मशहूर है। इसकी लंबाई 2 मील या फिर 3.2 किलोमीटर है। इसका आगाज मार्च 1811 में हुआ। इससे आगे बाल ड्रॉप है। यहाँ न्यू ईयर्स पर एक खास फ्लैग पोल के नीचे टाइम बॉल नीचे उतरता है। अब हम हार्ड रॉक कैफे पहुंच गए हैं। हार्ड रॉक कैफे रेस्टोरेंट्स की एक चेन है जो कि रॉक एंड रोल की याद पर मबनी है। हार्ड रॉक कैफे की लियोनेल मेसी से निस्बत है, जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इनके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे
पहला हार्ड रॉक कैफे 1971 में खोला गया, ओल्ड पार्क लैन, मेफेयर, लंदन में। इससे आगे मैसी के बाद हम हेराल्ड स्क्वायर पहुंचेंगे। हेराल्ड स्क्वायर को बाद में न्यूयॉर्क हेराल्ड का नाम दिया गया, जो अब नापैद हो चुका है। इसका हेडक्वार्टर यहीं बनाया था। हेराल्ड स्क्वायर में एक मोनूमेंट है जेम्स गॉर्डन बेनेट का, जो कि बानी है इस न्यूज़पेपर जिसका पहले जिक्र किया जा चुका है, न्यूयॉर्क हेराल्ड। हेराल्ड स्क्वायर एक अहम तिजारती चौराहा है। हेराल्ड स्क्वायर को 1902 में तामीर किया गया। स्क्वायर कैनफोनेंस एक बहुत बड़ी मैकेनिकी घड़ी है जिसे 1895 में तामीर किया गया था। हेराल्ड स्क्वायर की जल्द ही तज़ीन और आराइश शुरू हो जाएगी। हेराल्ड स्क्वायर के आसपास का रकबा एक रिटेल मार्केट है। यहाँ की सबसे काबिल जिक्र और पुरकशिश जगह मैसी का हेराल्ड स्क्वायर है। 1992 से हेराल्ड स्क्वायर 34वीं स्ट्रीट पार्टनरशिप में रहा है। न्यूयॉर्क हेराल्ड की पुरानी बिल्डिंग स्क्वायर में वाक़ई थी। 34वीं स्ट्रीट पार्टनरशिप सेहत और सफाई और सिक्योरिटी की खिदमात फराहम करती है। बहुत से गाने हेराल्ड स्क्वायर से मुंसलिक हैं। इनमें ये गाने शामिल हैं गिव माई रिगार्ड्स टू ब्रॉडवे 1904, जो कि जॉर्ज एम कोहान ने गाया, एंड्रयू बी स्टर्लिंग और हैरी वॉन टिल्जर का गाना टेक मी बैक टू न्यूयॉर्क टाउन 1907, बिली जोएल का गाना रोज़लिंड डिज़ाइज 1978 और फ्रेडी जॉनस्टन का गाना बैड रेपुटेशन 1994। हेराल्ड स्क्वायर एक प्लेटफॉर्म है मेसीज थैंक्सगिविंग डे के परेड के लिए, जो कि NBC टीवी की तरफ कौमी सतह पर नशर किया जाता है। ये इलाका न्यूयॉर्क स्ट्रीट सबवे 34 स्ट्रीट हेराल्ड स्क्वायर स्टेशन कंट्रोल करता है। 2007 में मैसी ने अपना मरकजी दफ्तर मैसेज हेराल्ड स्क्वायर में मुंतकिल कर दिया। ये अमेरिका का सबसे बड़ा मैसेज स्टोर है।
जैसे ही हम हेरोल्ड स्क्वायर को पीछे छोड़ते हैं तो हम पेन स्टेशन के करीब आ जाते हैं। पेन स्टेशन न्यूयॉर्क में एक मरकजी इंटरसिटी रेलरोड स्टेशन है और मगरिब में सबसे मसरूफ ट्रांसपोर्ट की सहूलत है। अगर आप हमारे बाईं तरफ गौर करें तो आपको बहुत जल्द पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल नजर आएगा। पोर्ट अथॉरिटी इंटरस्टेट बसों की खिदमत के लिए बस टर्मिनल है जो मैनहट्टन की तरफ सफर करती है। ये हर साल 65 लाख से ज्यादा लोगों की खिदमत करता है। अगर आप गौर करें तो आपको एक रीगल थिएटर भी नजर आएगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल सामने एक AMC थिएटर है। हम इस वक्त मैडम तुसाड्स वैक्स म्यूजियम के करीब ड्राइविंग कर रहे हैं। वैक्स म्यूजियम में मोम के लातादाद मुजस्मे हैं, मशहूर शख्सियत के। ये म्यूजियम ज्यादातर ज़ाहिरी ड्रामा पर मबनी होता है। मशहूर शख्सियत के साथ मैडम तुसाड्स की बुनियाद मैरी तुसाड्स ने रखी थी। ये 15 नवंबर को हाल ही में न्यूयॉर्क में खोली गई। ये इमारत खुद तकरीबन 85,000 स्क्वायर फीट बड़ी है। मैडम तुसाड्स में एक विजिट को तकरीबन 90 से 60 मिनट तक लग जाते हैं। मैडम तुसाड्स में 220 से ज़ायद मोम के मुजस्मे हैं। मैडम तुसाड्स में हर साल तकरीबन 2.5 लाख से ज़ायद सयाह आते हैं। 1835 में इसका आगाज हुआ था और तब से लेकर अब तक ये 500 लाख लोगों को सयाहत फराहम कर चुका है। मैरी तुसाड्स को फिलिप कर्टियस ने मुजस्मा साजी सिखाई थी। तकरीबन 1835 में मैरी बेकर स्ट्रीट लंदन में आबाद हुई। उसने वहाँ एक म्यूजियम खोला जिसका नाम मैडम तुसाड्स रखा गया। कोविड के बाद जब इसे दोबारा खोला गया तो इसकी हद 25% तक चली गई थी। 2007 से मैडम तुसाड्स पर मर्लिन एंटरटेनमेंट्स का कब्जा है। कुछ काबिल जिक्र शख्सियात में शामिल हैं फेरल विलियम्स, सेलिना गोम्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो, जॉर्डी फोस्टर, मोहम्मद अली, इब्राहिम लिंकन, गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रोनाल्ड रेगन और एल्बर्ट आइंस्टाइन। मैडम तुसाड्स का अंदरूनी माहौल एयर कंडीशन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सर्द नहीं है। इसका टेम्परेचर ज्यादातर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आमतौर पर यहाँ जाने का बेहतरीन वक्त पीरिया मंगल है। इसकी वजह यह है कि इन दिनों भीड़ बहुत कम होती है। मैडम तुसाड्स 11 बजे खुलता है और शाम 7 बजे बंद होता है। बज़ाहिर मशहूर शख्सियत को इनके मोम के मुजस्मे बनाने के लिए अदायगी नहीं की जाती। ज्यादातर शख्सियत अपने मुजस्मों को नापते और इनकी फोटोग्राफी करते नजर आते हैं। मैडम तुसाड्स के लिए किसी भी किस्म का ड्रेस कोड नहीं है। मैडम तुसाड्स के अंदर बहुत से मकामात हैं। मुख्तसरन 21 मकामात हैं। अमेरिका में 6 अजायब घर हैं। मैरी तुसाड्स जो कि मैडम तुसाड्स की बानी है, इनका वीडियो गेम असासिन्स क्रीड यूनिटी में नुमाया था। वो एक साइड मिशन में थी जहां खिलाड़ी को कुछ बाजियाफ्त कराने का काम सौंपा जाता है और जिसकी नकल मैडम तुसाड्स बनाती थी। मैडम तुसाड्स का हवाला शर्लॉक होम्स की कहानी द मेज़ारिन स्टोन में दिया गया है। मैडम तुसाड्स का हवाला गिलबर्ट एंड सलिवन सॉन्ग का गाना माई ऑब्जेक्ट ऑल सबलाइम 1885 में भी दिया गया था। जुलाई 2008 में मैडम तुसाड्स
बर्लिन तनाज़ात के मरकज में भी आ गया था, जब एक 41 साला शख्स ने एडोल्फ हिटलर के मुजस्मे को मिसमार कर दिया था। मैडम तुसॉड की सबसे पहली और सबसे अहम कोशिश हॉरर चैम्बर थी। मैरी तुसॉड 1761 में मैरी टुसॉड्स की हैसियत से पैदा हुई थी, स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। इनकी मां ने फिलिप कर्टियोस के लिए काफी काम किया था, बर्न, स्विट्जरलैंड में। फिलिप कर्टियोस मॉम मॉडलिंग में माहिर एक मॉडलिस्ट था। कर्टियोस ने तुसॉड को इस वक्त मोम मॉडलिंग की तालीम दी जब वो बच्ची थी। इसके बाद वो पेरिस चला गया और अपने 6 साला शागिर्द को भी अपने साथ ले गया। तुसॉड ने अपना पहला मोम मुजस्मा 1777 में वॉल्टियर का तैयार किया। 17 साल की उम्र में वो मैडम एलिजाबेथ की आर्ट ट्यूटर बन गई। मैडम एलिजाबेथ फ्रांस के बादशाह किंग लुइस की बहन है। फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान वो 3 माह तक कैद रही और अंजाम का इंतजार करती रही। ताहम इसके बाद एक दोस्त की सिफारिश पर इन्हें रिहा कर दिया गया था। इनकलाब के दौरान इन्होंने बहुत सारे मुतासिरीन के मॉडल्स बनाए। तुसॉड ने कर्टियोस के मर जाने के बाद इनके मॉडल्स फिर से ले लिए। अगले 33 सालों तक वो यूरोप में अपने मजमूए में से चंद मॉडल्स के साथ सफर करती रही। इन्होंने 1795 में फ्रैंक तुसॉड से शादी की और इनकी कुनियत ली। वो इसके बाद नेपोलियन जंगलों की वजह से फ्रांस वापस न जा सकी, लिहाजा वो बर्तानिया और आयरलैंड में ही सफर करती रही। अपने मजमूओं की नुमाइश के लिए 1831 में इन्होंने बेकर स्ट्रीट बाजार में मुख्तसर सी सीरीज में किस्तों पर जगह ली और फिर ये 1836 में इनका मुस्तकिल घर बन गया। कुछ मुजस्मे अब भी मौजूद हैं जो कि मैरी तुसॉड ने खुद बनाए थे, लेकिन 1925 में आग की तबाही और 1941 में जर्मन बम्बों की वजह से इसके बेशतर मॉडल्स को बहुत नुकसान पहुंचा। खुद मुजस्मे बनाने वाले बच गए, जिसकी वजह से मोम के कामों को दोबारा तैयार किया गया। नुमाइश में सबसे कदीम शख्सियत मैडम डू बेरी की थी। क्या ये कर्टियोस का काम है? इसे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा है। ये दुनिया का कदीम तरीन मोम काम है। जल्द ही हम पर्शिंग स्क्वायर पहुंच जाएंगे। पर्शिंग स्क्वायर का नाम जॉन जे पर्शिंग के नाम पर रखा गया। ऐसा जे शिंग के एजाज में किया गया। इसे 1921 में बनाया गया। दरअसल इसका असल मकसद पर्शिंग के एजाज में एक प्लाजा खोलना था, लेकिन 1995 में शहर के मुख्तलिफ मकामात को बहाल करने का मंसूबा बनाया गया और इसके लिए $2 लाख मुख्तस किए गए और तब इसे एक रेस्टोरेंट में मुंतकिल कर दिया गया। पर्शिंग स्क्वायर इमारत पर्शिंग स्क्वायर के इर्द गिर्द एक 25 मंजिला दफ्तरी इमारत है। ये 363 फीट ऊंची है। इसे रोमानेस्क रिवाइवल के अंदाज में डिजाइन किया गया था।
पर्शिंग स्क्वायर के करीब बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्हें दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इस्तेमाल किया था। जंग के बाद ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन और विजिटर्स ब्यूरो की एक चौकी बन गई। पर्शिंग स्क्वायर के करीब 2 और बड़ी इमारतें हैं, 110 ईस्ट 42वीं स्ट्रीट और चैनन बिल्डिंग। पुल के नीचे 41वीं और 42वीं सड़कों के दरमियान जगह बतौर ट्रॉली गोदाम इस्तेमाल होने लगी थी। 1989 में ग्रैंड सेंट्रल पार्टनरशिप ने पुल वाली जगह एक रेस्टोरेंट में तब्दील करने के लिए तजवीज़ पेश की। इस जगह के मालिक माइकल और कीफ ने इसकी तज़यीन और आराइश पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, जिसकी वजह से इनके मंसूबों के अखराजात 2 मिलियन से लेकर $5 मिलियन तक बढ़ गए। पर्शिंग स्क्वायर आमतौर पर गर्म है। 86 फ़ारेनहाइट इसका ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत होता है और 63 फ़ारेनहाइट कम से कम। पर्शिंग स्क्वायर में कुछ मुलाजमत के मौके भी मौजूद हैं। ये सब लिखते वक्त भी एक नौकरी मौजूद है जिसे डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड ऑडियंस सर्विस कहा जाता है। ये पाइपलाइन लैब्स के जरिए दस्तयाब है। वो कौन सी जगह होगी जहां पर्शिंग स्क्वायर के करीब सबसे पहले जाना पसंद करेंगे? क्या आपको लगता है कि पर्शिंग स्क्वायर देखने के लिए एक काबिल कदर जगह है? क्या आप पर्शिंग स्क्वायर देखेंगे या हेरोल्ड स्क्वायर? 1919 में पार्क एवेन्यू वायडक्ट खुलने के बाद वायडक्ट के निचले हिस्से की जगह का नाम तब्दील करके पर्शिंग रखा गया था। साबिक ग्रैंड यूनियन होटल की जगह एक 3 मंजिला यादगार और इसके साथ एक खुले प्लाजा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मुख्तस की गई, जिसका नाम विक्ट्री हॉल रखा गया। विक्ट्री हॉल के ख्याल की फ्यूरेलो एच लॉगार्डिया की तरफ से बहुत मुखालफत की गई, जो कि न्यूयॉर्क सिटी बोर्ड ऑफ एल्डरमैन के सदर थी। मई 1920 में ये बिल्डिंग साइड ट्रांजिट कमीशन की तरफ से भी फरोख्त करने की कोशिश की गई। $2.8 मिलियन 2019 में 27.5 बिलियन के लिए, लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई। जैसे ही हम अपने दौरे के इख्तिताम के करीब पहुंचते हैं, मैं मजमूई तौर पर मैनहट्टन जजीरे के बारे में बात करूंगी। मैनहट्टन को न्यूयॉर्क के मेट्रोपोलियन इलाके के शहरी कोर के तौर पर जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा गुंजान आबाद और साइज में छोटा है। न्यूयॉर्क शहर के 5 बोरों में से मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर की जाए पैदाइश है। इसको पूरी दुनिया के दारुल हुकूमत के तौर पर बयान किया गया है। मैनहट्टन 2 बड़ी स्टॉक एक्सचेंज का घर है, एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी नैस्डैक। मैनहट्टन का असल मरकज नौबादियात की तरफ से कायम की गई एक तिजारती पोस्ट है, जो कि 1624 में निचले मैनहट्टन पर डूच जमहूरिया से ताल्लुक रखते थे। इस तिजारती पोस्ट का नाम 1626 में न्यू एम्स्टरडम में रखा गया था। ये इलाका और इसका गिरदो नवा 1664 में अंग्रेजों के कंट्रोल में आया और इसके बाद इसका नाम न्यूयॉर्क सिटी रख दिया गया, जब इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II ने ये जमीन अपने भाई डूक ऑफ यॉर्क को दे दी। मैनहट्टन 1898 में न्यूयॉर्क सिटी के इस्तेकाम के दौरान एक कस्बा बन गया। मैनहट्टन की आबादी न्यूयॉर्क सिटी के 5 बड़े कस्बों में से तीसरी बड़ी आबादी है, जबकि जमीनी लिहाज से ये सबसे छोटा कस्बा है। 2013 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मैनहट्टन दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पुरकशिश मकामात में से 3 की मेजबानी करता है: टाइम्स स्क्वायर, सेंट्रल पार्क और ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। मैनहट्टन में बहुत से अहम पुल हैं, जैसे ब्रुकलिन ब्रिज, मैनहट्टन ब्रिज, विलियम्सबर्ग ब्रिज, क्वींसबोरो ब्रिज, ट्राइबोरो ब्रिज और जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज।
मैनहट्टन में बहुत सी अहम फलकबोज इमारतें हैं, जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द क्रिसलर बिल्डिंग और वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या फ्रीडम टावर। ये बहुत सारे पार्कों की भी निगरानी करता है, जैसे सेंट्रल पार्क। न्यूयॉर्क सिटी की बुनियाद मैनहट्टन के जनूबी सिरे पर रखी गई थी। वो इलाका जो अब मैनहट्टन के नाम से जाना जाता है, लेनेप और वापिंगर भारतीयों की पनाहगाह हुआ करता था। 1524 में जिवानी दा विरेज़ानो पहला यूरोपीय बन गया। इस इलाके का दौरा करने के बाद जब न्यूयॉर्क शहर के नाम से जाना जाता है, तहम ये सफर यहीं तक खत्म नहीं हुआ था। यहाँ तक कि हेनरी हडसन ने इस इलाके का नक्शा तैयार कर लिया। 1609 में हडसन मैनहट्टन में दाखिल हुआ और अपना सफर दरियाए हडसन तक जारी रखा, यहाँ तक कि वो इस इलाके तक पहुँच गया जिसे अब अल्बानी कहते हैं। पीटर जॉन शैगन के खत के मुताबिक पीटर मेनोट और डच नौआबादियात ने मई 1626 को मुकामी लोगों से मैनहट्टन हासिल किया, जो खुद को किनार से हिंदुस्तानी मानती थी। डच ने 60 गिल्डर्स मालियत के तिजारत शुदा सामान के बदले मैनहट्टन हासिल किया, जो इस वक्त 24 अमेरिकी डॉलर की मालियत रखता था। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, मैनहट्टन जजीरा 24 अमेरिकी डॉलर में फरोख्त हुआ, इफराद जर के साथ, जिसकी कीमत आज के वक्त में $1000 है। 1674 में अंग्रेजों ने न्यू नीदरलैंड खरीदा और इसका नाम न्यूयॉर्क रख दिया। मैनहट्टन न्यूयॉर्क मुहिम का दिल था। न्यूयॉर्क मुहिम इब्तिदा में अमेरिकी इनकलाबी जंग की बड़ी लड़ाइयों का एक सिलसिला थी। न्यूयॉर्क दो अहम वजूहात के साथ एक माशी मरकज की हैसियत से तरक्की पजीर हुआ। पहली वजह सिकंदर हैमिल्टन का पॉलिसियों और उसूलों कवानीन को सेक्रेटरी खजाने के तौर पर इस्तेमाल करने का नतीजा था। दूसरी बड़ी वजह 1825 में एरी नहर का आगाज था, जो कि बहर ओकियानूस की बंदरगाह को वसत मगरबी अमेरिका की ज़राई मार्केटों और कनाडा से मुंसलिक करती है। अमेरिकी खाना जंगी में न्यूयॉर्क ने एक पेचीदा किरदार अदा किया। इस शहर के जनूबी अमेरिका से मजबूत तिजारती ताल्लुकात थे, जिनकी वजह से दरियाए हडसन की तिजारती ताकत और भी बहुत सी दूसरी वजूहात थी। खाना जंगी के बाद मैनहट्टन लाखों लोगों के लिए पहला प्लेटफॉर्म बन गया, जो अमेरिका में एक नई जिंदगी की तलाश में थे। इस किरदार की हौसला अफजाई के लिए न्यूयॉर्क को फ्रांस ने अपने तोहफे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से नवाजा। 1898 में न्यूयॉर्क सिटी ग्रेटर न्यूयॉर्क शहर बनने के लिए 3 पड़ोसी ममालिक के साथ मुंसलिक हुआ। न्यूयॉर्क शहर के जमीन दोस्त रास्तों की तामीर, जिसका आगाज 1904 में हुआ, इससे नए शहर को जुड़ने में मदद मिली। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद माशी उरूज का आगाज हुआ, जिसकी वजह से साबिक फौजियों के निशाने बनाए गए। मकानात की नए सिरे से तामीर शुरू हुई। इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर पीटर कोपर गांव और स्टुयवेसन टाउन हुआ था। अब हम तकरीबन मेट लाइफ बिल्डिंग पहुंचने वाले हैं। मेट लाइफ बिल्डिंग एक 808 फीट लंबा स्काई स्क्रैपर है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है।
आगे ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। इसका नाम और इसकी तामीर न्यूयॉर्क वसती रेलवे के लिए बनाई गई थी। ये 1913 में खोला गया। ये एक ही तरह के 2 स्टेशनों की साइट पर बनाया गया था, जिसकी पुरानी तारीख 1871 है। ये शुमाली अमेरिका का तीसरा सबसे मसरूफ ट्रेन स्टेशन है। ये दुनिया के 10 बड़े सयाहत के दिलकश मुकामात में से एक है। ये 48 एकड़ पर मुहित है और इसमें 44 प्लेटफॉर्म्स हैं, जो दुनिया के किसी भी दूसरे रेलवे स्टेशन से ज्यादा है। जीसीटी में हर दिन 7,50,000 से ज्यादा ज़ायरीन आते हैं। इसको रेड और स्टीम ने बोआक्स आर्ट्स स्टाइल में डिजाइन किया था। इसकी छत 12 मंजिला ऊंची है। इस इमारत को बनाने का मकसद मनहदमशुदा पेंसिल्वेनिया स्टेशन का मुकाबला करना था। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल की तामीर 200 ट्रेनों की फी घंटे के हिसाब से कंट्रोल करने के लिए की गई थी। अगरचे हकीकी ट्रैफिक की तादाद कभी इस नंबर के करीब नहीं पहुंची। इसके आमतौर पर 46 पटरियां और 30 प्लेटफॉर्म्स थे। सन 1978 में आर्किटेक्ट फिलिप जॉनसन, पहली खातून जैकलीन कैनेडी ओनेसिस ने मिलकर इस टर्मिनल की तारीखी हैसियत को महफूज बनाने के लिए मुहिम चलाई। उससे ये यकीनी बनाया गया कि ये इमारत न्यूयॉर्क के मकीनों के लिए मजीद कई सालों तक काम करेगी। हम अपनी आखिरी मंजिल की तरफ गामजन हैं, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी एक वसी लाइब्रेरी है जो कि 53 लाख से ज्यादा कुतुब पर मुश्तमिल है।